एवरीवन, दिस इज सबा हसन दिस साइड। कैसे हैं आप सब? और we have already started this chapter of federalism, chapter 2, and I think we have done 2-3 parts of it. And the topic which we were supposed to start was what makes India a federal country. I think we have just read through these union and state list and concurrent list. I think we have discussed this thing, and I wanted you all to just find out how many lists are there and what are the subjects included into it. एंड एक सुपरफिशियल सा थोड़ा सा कर लेते हैं हमारे इंडिया को। व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री में हमने बात करी थी, 3 लिस्ट की बात करी थी, यूनियन लिस्ट की बात की थी, स्टेट लिस्ट की बात की थी। मैंने तुमसे कहा भी था कि आप लोग देखिएगा यूनियन लिस्ट अराउंड 97 के करीब लिस्टेड है। वैसे तो 100 के करीब इसमें सब्जेक्ट है, लेकिन जो लिस्ट में नंबर है लास्ट वाले सब्जेक्ट का वो 97 है। वैसे स्टेट लिस्ट में अराउंड 60-61 है, और कॉन्करेंट लिस्ट में भी अराउंड वैसे तो 52 आइटम्स है, लेकिन जो लिस्टेड है वो सिर्फ 47 लिखे हुए हैं। और उसके अलावा हमने रेसिडुअरी लिस्ट की भी बात करी थी कि रेसिडुअरी लिस्ट क्या होती है, जो एक्स्ट्रा लिस्ट होती हैं, जो कॉन्करेंट लिस्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट की बात की थी हमने, जो दोनों लोग यूनियन और स्टेट दोनों लोग मिलकर सब्जेक्ट बनाते हैं। उसके बाद हमने रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स की बात करी थी, जो कि हमारे में नहीं थे, और बाद में नए सब्जेक्ट जो आए, नए टॉपिक, नए एरियाज़ आए, तो उनको किस में रखा गया, उस पर तो हमारा यूनियन बनाता है कानून। ये सारी चीज़ करने के बाद जो अब हमारे पास आया है, हमने देखा है कि हमारे यहाँ, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि 2 तरह के फेडरेशंस होते हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस होता है और कमिंग टुगेदर फेडरेशंस है। तो हमारे यहाँ होल्डिंग टुगेदर, होल्डिंग का मतलब क्या होता है, ये होल्डिंग हैंड्स, हाथ पकड़ा हुआ है, मतलब छोड़ के नहीं भाग सकते। आज़ादी तो उधर देख लो, उधर देख लो, उसकी आज़ादी तुम्हें है, गर्दन इधर उधर हिला सकते हो, हाथ छोड़ के नहीं जा सकते। सो हमारे यहाँ भी ऐसा ही है कि आपको कुछ ऑटोनॉमी दी गई है, कुछ अधिकार आपको दिए गए हैं, हर स्टेट को अधिकार दिया गया है, और वो अपने अपने एरियाज़ में अपने अपने सर्टन जो लिस्ट है उसकी, उसमें वो काम कर सकता है, लेकिन वो छोड़ के इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता और हमारे फेडरेशन से बाहर नहीं जा सकता। इसलिए हम कहते हैं कि इंडिया में होल्डिंग टुगेदर वो है। जैसे कमिंग टुगेदर की मैंने बात करी थी, तो यूएसए में है ना, वहाँ पे अलग अलग स्टेट हैं, लेकिन डिफेंस और सिक्योरिटी के पर्पज़ में सारे स्टेट जो होते हैं वो एक हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक चीज़ और है कि हमारे जो स्टेट्स हैं, जितने भी इंडियन यूनियन में कितने स्टेट्स हैं इंडियन यूनियन में, आपको पता होगा करीब करीब हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और 9 यूटीज़ हैं। हम बात करेंगे यूटीज़ क्या होती हैं, पर फिलहाल, और स्टेट और यूटीज़ में क्या डिफरेंस होते हैं वो हम सब बात करेंगे। बट फिलहाल अभी तो हमारी जो पैरावाइज हम चलते हैं, और जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इससे ज़रूरी होंगी वो हम डिस्कस करते जाएंगे। तो उसमें लिखा हुआ है कि सारे स्टेट जो इंडियन यूनियन के हैं उनके पास आइडेंटिकल पावर्स नहीं है, सबके पास एक जैसे पावर्स नहीं है। कुछ स्टेट जो होते हैं वो स्पेशल स्टेटस एंजॉय करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर जैसे है। अब ये जम्मू एंड कश्मीर तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, करीब 8-10 महीने पहले आप लोगों ने सुना होगा, जम्मू एंड कश्मीर बहुत न्यूज़ में था। एंड द रीज़न फॉर इट्स बीइंग इन न्यूज़ वाज दैट इट वाज अ स्टेट अर्लियर, एंड अब ये एक यूटी बना दिया गया है। इसको तोड़ के जम्मू एंड कश्मीर को और लद्दाख को यूटी के अंदर डाल दिया गया है। अभी हम बताते हैं, अभी मैं इस चीज़ को क्लियर करती हूँ, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ लाइक विच कीप्स ऑन क्रॉपिंग अप इन एवरी माइंड कि वाई इज इट सो, वाई जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन मेड अ यूटी एंड नॉट अ स्टेट, and what are the reason behind it. We'll not go much in detail for the reasons, but yes, I can tell you in a very politically correct way कि जम्मू एंड कश्मीर जो था, जब 1947 में जब हमें आज़ादी मिली थी, तो अच्छा पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें, बुक में क्या लिखा हुआ, फिर मैं बताती हूँ इससे जुड़ी कहानी को। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कई जो प्रोविजंस है, कई बातें जो है वो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती हैं जब तक कि वहाँ की स्टेट असेंबली, मैंने बताया ना कि सबकी अपनी अपनी स्टेट में भी होती है असेंबली और सेंटर में भी होती है। तो स्टेट की असेंबली जब तक कोई बात की अप्रूवल ना देते तब तक वहाँ पे कोई कानून बन नहीं सकता, ठीक है। और इंडियंस जो होते हैं वहाँ पे वो हुआ नॉट परमानेंट रेसिडेंट ऑफ स्टेट के नॉट बाय, हम वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकते, वहाँ पे अब रह नहीं सकते। लेकिन इसीलिए शायद जो स्पेशल स्टेटस 370 आर्टिकल 370 के तहत जो स्पेशल स्टेटस दिया गया है उसको हटाया गया है ना। अच्छा, अब उसमें क्या है, अच्छा तो अब ये यहाँ पे तो दूसरा यूटी का स्टार्ट हो गया। तो अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस क्यों मिला या क्या है। थोड़ी सी एक हल्की सी कहानी जैसे सुन लो। हुआ ये था कि जब इंडिया आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंस हुआ, तो उस टाइम कुछ प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। आप पूछोगे तुम प्रिंसली स्टेट क्या होता है? प्रिंसली स्टेट ये होता था जहाँ पे प्रिंसेस राजा रूल करते थे, और वो ब्रिटिश मत के कंट्रोल में वो एरिया होता था। तो इसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर था, जो सभी लोगों ने तो जो उस वक्त जो आखिरी एक्ट पास हुआ था जिसके तहत ये हुआ था कि आपको सेपरेट होना है, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था एक 1947 में, जिसमें ये हुआ था कि आप जिसको ज्वाइन करना चाहें, आप इंडिया को ज्वाइन करना चाहें तो इंडिया को ज्वाइन कर लें, और पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहें तो आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें।
लेकिन जम्मू एंड कश्मीर था, जूनागढ़ था और ऐसे एक और जगह थी जहाँ पे 3 स्टेट्स ने ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि कुछ वजह ऐसी थी कि जैसे स्पेशली जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर के केस में, कि जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ था कि जम्मू एंड कश्मीर में मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो थी वो मुस्लिम थी, और जो वहाँ जो राजा थे वो हिंदू थे, महाराजा हरि सिंह थे वहाँ पे। वैसे ही जूनागढ़ में भी एक मुस्लिम रूलर था और मेजर मेजर जो पॉपुलेशन थी वहाँ की, दैट वाज हिंदू इन नेचर। सो हुआ ये कि जब तो ये जो लोग थे, ये तुम्हारे महाराजा हरी सिंह थे, इन्होंने कहा ना भैया, ना हम पाकिस्तान ज्वाइन करेंगे और ना हम हिंदुस्तान ज्वाइन करेंगे, हम अपना अलग ही रहेंगे, हम किसी को नहीं ज्वाइन करेंगे। बल्कि ये कोई ऑप्शन नहीं था, कोई ऐसा ऑप्शन 1947 के एग्रीमेंट पे एक्ट में नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं, हम वैसे ही करेंगे। और एक उन्होंने पाकिस्तान से एक समझौता कर लिया था जिसको हम स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहते हैं। स्टैंड स्टिल का मतलब जैसे जहाँ पे खड़े हो वैसे ही खड़े रहोगे, मतलब जो ब्रिटिश ने जो कानून बना दिया था उससे उसके हिसाब से जो भी हमारे तुम्हारे बीच में जो अरेंजमेंट था, जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, वैसा ही रहेगा और हम तुम्हारे साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। और उसके जब तक ये कोई फर्दर हम डिसीजन नहीं ले पाते तब तक हम तुम्हारे साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करते हैं। जैसा मतलब जो कुछ भी अंग्रेज के टाइम में जैसा हमारे तुम्हारे बीच में रिश्ते थे या जो भी एग्रीमेंट था, जैसा भी हमारे तुम्हारे बीच रिलेशन था, वैसा ही वो कंटिन्यू रहेगा। बट हुआ ये कि पाकिस्तान की कुछ ट्राइबल कम्युनिटी थी, उन्होंने वो अटैक उनके साथ मिल के पाकिस्तान वालों ने चाहा कि कश्मीर को अपने कब्जे में ले लें। जब उन्होंने अटैक कर दिया उस पर, तो महाराजा हरि सिंह भाग के आपके पास आए और उन्होंने कहा कि इंडियंस के पास आया। उस टाइम सरदार पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ये लोग वहाँ पे थे। उन लोगों से कहा कि आप हमारी मदद कीजिए, हमें आप बचाइए, हमें आप उन लोगों से बचाइए। तो भाई यहाँ कहा गया भाई ऐसे तो नहीं बचा सकते हम, तुम्हारे पड्डे में कहते हैं ना, क्यों पढ़े हम, यू आर नॉट लाइक यू सेड दैट यू डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अस एंड यू हैव एक्चुअली साइंड अ स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट विद पाकिस्तान, तो व्हाई शुड वी गो एंड फाइट फॉर यू, है ना। तो तुम्हें यहाँ पे कुछ साइन करना पड़ेगा। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते थे, और वो जो सारे स्टेट्स ने जो साइन किया था कि इंडिया पाकिस्तान में रहेंगे, वो यही वाला इंस्ट्रूमेंट सब साइन करते थे। इन्होंने भी साइन कर दिया, और इस साइन के इसमें साइन करने के तहत ये होता था कि आपका सिर्फ फॉरेन अफेयर, करेंसी और डिफेंस, ये 3 मामले में ही मतलब इंडिया जो है उन स्टेट्स में दखल अंदाजी करेगी, बाकी मामले वो अपने आप देखेंगे। तो ये 3 ही चीज़ें अपने हर स्टेट जो है इंडिया मतलब पूरे स्टेट इंडियन स्टेट के कंट्रोल में देता था। लेकिन बाकी स्टेट्स ने धीरे धीरे करके एक मर्जर एग्रीमेंट कर दिया और पूरी तरीके से इंडियन फेडरेशन में वो शामिल हो गए। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का मामला क्या रहा, यहाँ पे जो ये फोर्सिबल एक्सेशन के बाद जब इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, तो ये 3 चीज़ें इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को कहा, ठीक है आप हमारा फॉरेन मतलब आपका डिफेंस है, हमारी सिक्योरिटी है, फॉरेन है, करेंसी है, ये सब हम आपके हवाले करते हैं, वो चीज़ आप हमारी देखिए और बाकी मामला हम खुद देखेंगे। तो ये शुरू में हर स्टेट ने ऐसे ही साइन किया था, बाद में उन लोगों ने अपने आप को मर्जर एग्रीमेंट के तहत सब जोड़ लिया था। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की कहानी कुछ इस तरीके से रही कि जब इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया इंडिया के साथ, तो जाहिर है पाकिस्तान वाले बहुत नाराज़ हुए, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि हमारे साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया तो हो सकता है फाइनली ये डिसाइड ये कर ले कि हमारी तरफ ये आ जाए। बट हुआ ये कि लड़ाई 3-4 लड़ाइयाँ कश्मीर इशू में पाकिस्तान के साथ होती रही और बहुत ज़्यादा हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे। तो फिर ये हुआ कि तो उनको स्पेशल स्टेटस दे दिया गया था। अब हुआ ये कि अब ये बात आती है, अक्सर तुम लोगों ने सुना होगा प्लेबिसाइड करना चाहिए, प्लेबिसाइड करना चाहिए। तो प्लेबिसाइड क्या होता है, लोगों की राय मांगना कि वो इंडिया के साथ रहना भी चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। अब ये बात कहाँ से आई, ये बात इसलिए आई क्योंकि सरदार पटेल ने खुद जूनागढ़ के केस में कहा था, क्योंकि उसका जो मुस्लिम रूलर था उसने अपने आप को कहा था हम पाकिस्तान का साथ देंगे। तो सरदार पटेल ने कहा कि ऐसे कैसे तुम पाकिस्तान का साथ दोगे, तुम्हारी सारी पॉपुलेशन हिंदू है, पहले उनकी राय तो ले लो। तो लोगों ने कहा भाई यही चीज़ जम्मू एंड कश्मीर भी होनी चाहिए कि अगर वहाँ का हिंदू रूलर ने इंडिया के साथ दे दिया है तो यहाँ भी होना चाहिए प्लेबिसाइड, कि बाकी वहाँ की पॉपुलेशन ज्वाइन करना चाहती है कि नहीं ज्वाइन करना चाहती है। वैसी कोई प्लेबिसाइड कभी नहीं हुई, ठीक है। तो ये पूरी तुम्हारी वहाँ की कहानी है कश्मीर की। ओके, अब आती है बात अभी हम ये भी बात करेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर को यूटी का दर्जा क्यों दिया गया। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच विल बी डिस्कसिंग इट। अब क्या होता है, स्टेट क्या चीज़ होती है और यूटी क्या होती है। स्टेट क्या चीज़ होती है, स्टेट तो वो होते हैं जहाँ पे आपका स्टेट असेंबली होती है और अपना ऑटोनॉमी, उनको अपना पावर होता है, अपने कुछ एरियाज़ में जो स्टेट लिस्ट होती है उसमें कानून बनाने की इजाज़त होती है और वो कुछ अपने कानून बना सकते हैं, अपने लॉ बना सकते हैं। बट यूटी को इन सब चीज़ों की इजाज़त नहीं होती। यूटी डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है ना। अब ऐसा क्यों किया गया है भाई, यूटी क्यों बना गई, तो उसमें देखो तुम्हारी बुक में जो लिखा गया है कि कुछ एरियाज इतने छोटे थे कि उनको हम स्टेट के मॉडल पे नहीं रख सकते थे, और इतने भी छोटे नहीं थे कि हम किसी और जो स्टेट है उसमें जोड़ दें। और दूसरा, ये लोग बेसिकली बहुत ही
इकोनॉमिकली अनबैलेंस्ड हुआ करते थे और फाइनेंशियली वीक होते थे। फाइनेंशियली वीक होते थे और इकोनॉमिकली अनबैलेंस्ड हुआ करते थे। तो इस वजह से इनको हम किसी स्टेट का पार्ट नहीं रख सकते थे और इसलिए हमने उनको इंडिपेंडेंट बना दिया। उनको लगा कि ये शायद स्टेबल नहीं रह पाएंगे, इसलिए यहाँ पे सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल इनके ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से पहले 7 यूटीज़ थे और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारे में आ गए, तो हमारे पास अब 9 यूटी फ़िलहाल है। ठीक है, तो इनको हम यूनियन टेरिटरीज़ कहते हैं। और दिल्ली भी जो है हमारा, वो भी हमारा क्या आता है, जो लक्षद्वीप है ये कैपिटल सिटी है, नेशनल कैपिटल है, यूनियन टेरिटरीज़ भी है। अब जो ये अरेंजमेंट किया गया है स्टेट के बीच में और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में, देखो अगर मेरी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ डू मैसेज मी, please do let me know. I'm here to explain you this once again. I'll be like, if you'll ask me that if this particular thing is not clear to you, just let me know. I'll explain it to you in a better way if I can. ठीक है, तो अगर मैं कोई दूसरा तरीके से समझा पाऊंगी तो समझाऊंगी। अब जो ये अरेंजमेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पे कानून बनाएगी और स्टेट गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को कानून बनाएगी, तो क्या ये अरेंजमेंट कभी तोड़ा नहीं जा सकता या बदला नहीं जा सकता? बिल्कुल बदला जा सकता है, लेकिन ऐसे मामलात में खाली पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है, इसको आपको दोनों हाउसेज, राज्यसभा लोकसभा के दोनों हाउसेज से एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी, मतलब जितने लोग मौजूद हैं उसके 2/3 लोग अगर इस बात की हामी भरेंगे, उसके बाद जो हाफ जितने टोटल स्टेट्स हैं उनके लेजिस्लेचर से, एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट के लेजिस्लेचर से भी रेटिफाई करना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके बाद ही कोई कानून कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। ठीक है, जुडिशरी बहुत अहम रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके इम्प्लीमेंटेशन में, कि ये चीज़ें जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं वो चीज़ इंप्लीमेंट हो रही हैं कि नहीं हो रही है। ऐसा तो नहीं है सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा कंट्रोल कर रही है स्टेट गवर्नमेंट पे, या स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा ही अपनी पावर से बाहर का काम कर रही है ना। और अगर कोई डिवीज़न होता है इस ये पावर के मामलात में, कोई दखल अंदाजी या लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो हाई कोर्ट जो है, ये सुप्रीम कोर्ट जाता है, वो अपना फैसला देती है। ठीक है, और ये दोनों स्टेट्स और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने तरीके से अपना पैसा बढ़ा सकते हैं, मतलब टैक्सेस लगा सकते हैं, और ताकि वो अपने इनकम को बढ़ा सकें। ठीक है, ओके ओके, दिस इज नॉट नेक्स्ट टॉपिक, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। ओके, दिस विल बी स्टार्टिंग इट इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छा ठीक है, तो अभी जो मैंने बताया बहुत हल्का सा था, बताया कि लिस्ट क्या होती है, मैंने ये बताया कि जम्मू एंड कश्मीर की कहानी क्या है, क्यों स्पेशल स्टेटस उनको 370 में दिया गया, क्योंकि भाई बहुत मुद्दा तो कंट्रोवर्शियल इशू है आज भी। तो ये सब मुद्दे थे। यूनियन टेरिटरीज़ क्यों बनाई जाती है, मैंने बताया कि वो बहुत ही अनबैलेंस्ड होते हैं और फिनेंशियली बहुत वीक होते हैं, तो वो अपने आप कुछ नहीं कर सकते। वो इतने छोटे भी नहीं होते कि उनको किसी स्टेट के साथ जोड़ दिया जाए, इतने बड़े भी नहीं होते कि उनको खुद एक स्टेट बनाया जा सके। स्टेट बनाने में भी बड़े खर्चे आते हैं, ऐसे थोड़ी ना स्टेट बन जाता है ना, उसके में कई तरीके की ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करना पड़ता है, तो खर्चे होते हैं। जब ये पता है कि वो फाइनेंशियली अनस्टेबल है और इकोनॉमिकली भी अनबैलेंस्ड है, तो ऐसी जगह पे ऐसा बड़ा रिस्क हम नहीं ले सकते थे, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर डायरेक्टली कंट्रोल करती है। मुझे एक बात बताना, जो मैं बोलती हूँ या टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करती हूँ, मे भी कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है। फिर मुझे बताओ, मैं एक बेसिक वीडियो कहो तो बना दूँ इस पर, एकदम बेसिक वीडियो जिसमें तुम्हें ये सारी बातों को मैं एक्सप्लेन करूँ कि प्रधानमंत्री क्या चीज़ है, चीफ मिनिस्टर क्या चीज़ है, कैसे सरकार बनती है, क्या है ना। अगर मुझे बोलो तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक ऑल्सो, लेकिन प्लीज़ डू लेट मी नो, डू सब्सक्राइब एंड बिकॉज अगर ये नोटिफिकेशन बेल वगैरह अगर क्लिक कर दोगे तो तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा, बिकॉज विल कम टू नो, है ना। और इफ़ यू थिंक दैट आई एम नॉट एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर थिंग और पर्टिकुलर टॉपिक, तब आई एम लाइक you're most welcome, please do let me know. I'm always ready to scrutinize my and to rectify my mistakes. So I will always reconstruct myself if I feel कि हाँ कुछ दिक्कत हो रही है या I'm not able to make things clear to you. ठीक है, this is all for today. Take care, stay safe. खुदा हाफिज़.